हमने बोला था पहले कि हम डेरिवेटिव प्राइसिंग की 2 स्पेशल क्लासेस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास जहाँ पे हम डेरिवेटिव प्राइसिंग के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। हम 12 चैप्टर से लेकर अपना 15 चैप्टर तक मिक्स क्वेश्चन अपने चलेंगे। अभी मैंने सेग्रीगेट कर दिया हालांकि, पर जो कॉन्सेप्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ इन क्लास में, आई विल बी अज्यूमिंग कि आपने 12 से 15 तक की सारी क्लासेस देखी हुई हैं और आपको सारे फॉर्मुलेज एज इट इज क्या है याद है और उनकी एप्लीकेशन पता है। मेन टास्क है इनका कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो पास एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि हमें असाइनमेंट को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। और कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमारी बुक के अंदर नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम यहीं पे साथ साथ कवर करते हुए चले जाएंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें वो चैप्टर नंबर 12 से है, जहां पे मैं बोला पोजीशन डायग्राम के बारे में बताएगा। ये वर्ड हम पहली बार सुन रहे हैं, पोजीशन डायग्राम क्या होता है। अभी तक हम कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का पे ऑफ डायग्राम बनाते हुए आए थे। तो यहाँ पे कहता है पोजीशन डायग्राम shows the profit or loss on a portfolio of securities as a function of price of the underlying security at the expiry of the option concerned। यानी जो पोजीशन डायग्राम है वो प्रॉफिट और लॉस दिखाता है, पे ऑफ को शो नहीं करता है। कि जब हम पे ऑफ डायग्राम बना रहे थे तो हम क्या बोलते थे, फॉर एग्जांपल से हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं, तो कॉल ऑप्शन के पे ऑफ को हम ऐसा लिखते थे कि कॉल ऑप्शन में जो पे ऑफ होगा दैट इज मैक्सिमम ऑफ ST माइनस K, 0। दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड द पे ऑफ। और y एक्सिस पर हम पे ऑफ डायग्राम में पे ऑफ को दिखाते थे, x एक्सिस पर अपने शेयर प्राइस को दिखाते थे। और हम ये बोलते थे कि अगर मेरा शेयर प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा एंड दिस विल बी माय पे ऑफ। टू बी मोर प्रिसाइज 45 डिग्रीज पे लाइन बनेगी। और उसके पहले अगर शेयर प्राइस क्या रह जाता है, K से कम रह जाता है, तो हम कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करते, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो पे ऑफ क्या होना चाहिए, वहां पे 0 होना चाहिए। बट जब हम पोजीशन डायग्राम की बात कर रहे हैं तो पे ऑफ शो करने की वजह हम क्या शो करेंगे, प्रॉफिट और लॉस। नाउ व्हाट इज दिस, बट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगेन लेट मी टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन ओनली। जब कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो उसको बाय करने के लिए यू विल डेफिनेटली पे सम प्रीमियम। भाई ये पे ऑफ पाने के लिए पहले आपको परचेज तो करना पड़ेगा कॉल ऑप्शन को। उस परचेज को करने के लिए यू नीड टू पे सम अमाउंट दैट इज कॉल्ड क्या, प्रीमियम। तो पे ऑफ में हम प्रीमियम को इग्नोर करके चल रहे थे कि प्रीमियम कितना गया, तो उसको हम कभी भी अपनी कैलकुलेशन के अंदर नहीं ले रहे थे। बेसिकली प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए हम सारा काम कर रहे थे। तो यहां पे कहता है कि पोजीशन डायग्राम आर यूजुअली ड्रॉन इग्नोरिंग डिविडेंड्स। डिविडेंड्स को इग्नोर कर देंगे, डिस्काउंटिंग को, टैक्सेस को एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इनको इग्नोर कर देंगे, बट allowing for any premiums paid or received when an option is first traded। देखा, प्रीमियम को इग्नोर यहां पे नहीं कर पाओगे, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ प्रीमियम एज वेल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन और व्हाइल ड्राइंग योर डायग्राम। तो अब किसका डायग्राम हमसे मांग रहा है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। चलो, तो हमने ये बोला कि ड्रॉ द पोजीशन डायग्राम फॉर द परचेज ऑफ अ कॉल ऑप्शन। आप एक कॉल ऑप्शन परचेज कर रहे हैं, तो इसको आप एक तरीके से लॉन्ग कॉल बोल सकते हैं, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं तो आप लॉन्ग साइड पे हैं, और कॉल ऑप्शन परचेज करने से हम क्या बोल रहे हैं उसको, लॉन्ग कॉल अपना, ये भी बोला जा सकता है। तो अगेन कॉल ऑप्शन का पे ऑफ, पहले पे ऑफ की बात कर लेते हैं। कॉल ऑप्शन का अगर हम पे ऑफ लिखें तो दैट पे ऑफ इज मैक्सिमम ऑफ ST माइनस K, 0। तो हम ऐसा बोलते थे कि माई पे ऑफ विल बी, अगर मेरा ST क्या होता है, K से कम होता है, तो उस केस में कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करोगे। भाई आपने कॉल ऑप्शन किसके लिए परचेज करा हुआ है, आपने ये बोला हुआ है कि फ्यूचर टाइम T पे मैं आपसे एक शेयर क्या करूंगा, बाय करूंगा। वो शेयर का प्राइस जो हमने एग्री करा है वो आज क्या एग्री करा है, K एग्री करा है। अगर मार्केट में वो शेयर सस्ता मिलता है तो मैं अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मार्केट में सस्ता मिल रहा है भाई, मैं वहां से बाय कर लूंगा। तो हम उस केस में हमारा पे ऑफ क्या होगा, 0 होगा। और ST अगर K या K से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में ST माइनस K इज माई पे ऑफ, कि K तो मैं दूंगा और जो ऊपर ST का प्राइस है जो मुझे नहीं पे करना पड़ा, वो डिफरेंस मेरा क्या बन जाता था, पे ऑफ। अगर यहीं से अब मैं इसका प्रॉफिट का फंक्शन बनाऊं, भाई इसको बाय करने के लिए सपोज आई हैव पेड अ प्रीमियम ऑफ C, आई हैव पेड अ प्रीमियम ऑफ C एंड दिस C इज माय नेगेटिव कैश फ्लो, ये मैंने पे करा है। तो अगर ST K से कम रहता है, अगर ST K से कम रहता है तो पे ऑफ कुछ आना नहीं है, लेकिन C का प्रीमियम तो जाना ही जाना, यानी आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, माइनस C रहेगा। और ST अगर K या K से ज्यादा हो जाता है कि आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो, आपको प्रॉफिट जो होगा उस केस में दैट इज ST माइनस K माइनस C, कि पे ऑफ में से C आप माइनस करो, कि अगर आपने 100 का पे ऑफ कमाया और 10 रुपए प्रीमियम दिए थे तो नेट प्रॉफिट आपका कितना होगा, 90 का ही कहलाना चाहिए। तो दिस इज योर प्रॉफिट फंक्शन। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
तो हमने बोला अगेन मेरे एक्स एक्सिस पे तो एस टी रहेगा, अब वाई एक्सिस पे इंस्टेड ऑफ शोइंग द पे ऑफ आई विल बी शोइंग क्या अपना प्रॉफिट। और हमने क्या बोला, प्रॉफिट विल बी अ कांस्टेंट माइनस सी व्हेन एस टी इज लेस देन के, यानी के तक जाते जाते तो फिक्स रहने वाला है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है, जो प्रीमियम गया वो तो गया, कि मैं एक्सरसाइज करूं कॉल ऑप्शन को या ना करूं, प्रीमियम तो लौट के नहीं आने वाला है। जैसे मेरा स्ट्राइक प्राइस के बराबर मेरा शेयर प्राइस होता है या उससे आगे जाता है, तब मैं अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। लेकिन मेरा नेट प्रॉफिट जीरो ही रहेगा कब, किस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक अगर मैं यहां से बोलूं कि मेरा प्रॉफिट जीरो कब होगा, आप बोले सर प्रॉफिट को अगर आपको जीरो करना है तो एस टी माइनस के माइनस सी को जीरो करना पड़ेगा, या एस टी को के प्लस सी करना पड़ेगा, यानी ये वो पॉइंट है के प्लस सी जहां पे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी लिटरल प्रॉफिट आप कब कमा पाओगे, जब आपके शेयर का प्राइस के प्लस सी को एक्सीड करे, तो उस केस में आप अपनी प्रीमियम इनकम को भी क्या कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे। तो ये आपका प्रॉफिट का डायग्राम यहां पे दिखाई देगा इन केस यू परचेज क्या, एक कॉल ऑप्शन को अगर आप परचेज करते हो। तो समझना डिफरेंस किसके बीच में है, पे ऑफ एंड प्रॉफिट लॉस के बीच अपने को फर्क समझना है। तो नेट पीएनएल को आज हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और उसको शो करके जो डायग्राम बनेगा दैट इज कॉल्ड क्या, अपना पोजीशन डायग्राम। इसको नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट केस, द सेल ऑफ अ पुट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, जहां पे हम सेल ऑफ अ पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ये सिनेरियो अभी तक हमने नहीं देखा है, बिकॉज अभी तक जहां जितना भी हमने चीजें पढ़ी हैं वो एज एन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए, कि आप किसकी तरह एक्ट कर रहे हो, एक इन्वेस्टर की तरह एक्ट कर रहे हो। और अगर आप इन्वेस्टर की तरह एक्ट कर रहे हो तो आप प्रीमियम पे कर रहे थे, तो आप कभी भी ऑप्शन बेच नहीं रहे थे, आप कभी भी ऑप्शन बेच नहीं रहे थे। यहां पर आप क्या बोल रहे हो, सेल ऑफ अ पुट ऑप्शन, आप एक पुट ऑप्शन को बेच रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू थिंक कि अब आप एक इन्वेस्टर ना रह के आप एक ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर बन गए। आप एक ऑप्शन सेलर रह के एक ऑप्शन राइटर बन चुके हो। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज अ जीरो सम गेम, कि अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट होगा तो ऑप्शन राइटर को उतने का ही लॉस होगा, और ऑप्शन राइटर को अगर प्रॉफिट होगा तो आपके इन्वेस्टर को उतने का ही क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। तो अब मुझे यहां पर जो डायग्राम बनाना है वो ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। अगर मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से आपको रिवाइज कराऊं, तो उस केस में पुट ऑप्शन का पे ऑफ आप क्या बोलते थे, आप बोलते दैट इज मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस टी कॉमा जीरो। आप ये बोलते थे कि पुट ऑप्शन का पे ऑफ क्या होगा, ये होगा। और इफ यू रिमेंबर तो आप इसका जो डायग्राम बनाते थे, आपका सिनेरियो ये होता, चलो सिनेरियो फटाफट रिवाइज करा देता हूं, कि पे ऑफ को अगर हम मैथमेटिकली फंक्शन लिखे तो ये बोलेंगे कि मैं अब चीज बेचने जा रहा हूं एज एन इन्वेस्टर किसी टाइम कैपिटल टी पे विद स्ट्राइक प्राइस के। अगर मार्केट में वो चीज क्या बिक रही होगी, सस्ती बिक रही होगी, अगर मार्केट प्राइस उस टाइम पे क्या होगा, के से कम होगा, तो ऑब्वियसली मैं मार्केट में ना बेच के अपने राइट को एक्सरसाइज करूंगा, और मुझे जो पे ऑफ मिलेगा वो के माइनस एस टी मिलेगा। और एस टी अगर के या के से ज्यादा हो जाता है, उस केस में मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो मेरा पे ऑफ क्या होगा, वहां पे जीरो होगा। अगर शेयर प्राइस क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, तो मैं ओपन मार्केट में बेचूंगा, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, और पे ऑफ क्या कहलाएगा, मेरा जीरो। अगर इन्वेस्टर के लिए बात हो गई तो मेरा, तो अगर मैं पे ऑफ बोलूं आपसे एक तरह से राइटर का, तो राइटर का पे ऑफ कैसे लिखोगे आप, तो आप ये बोलोगे सर राइटर के केस में अगर एस टी के से कम होता है, राइटर के केस में एस टी के से कम होता है, या फिर प्रॉफिट ही बना देते, चलो इसका सीधा राइटर के केस में सीधा प्रॉफिट लिखते हैं कि राइटर को कितने का प्रॉफिट होगा। आप बोले सर अगर एस टी के से कम होता है, तो इस केस में ये पैसा राइटर को देना पड़ेगा, क्योंकि अब राइटर तो कौन, अपोजिट साइड में, तो उसके पास से पैसा जाना कितना है, एक नेगेटिव कैश फ्लो ऑफ के माइनस एस टी, ये उसके पास से पैसा जाना है। बट उससे पहले उसके पास एक प्रीमियम आ गया होगा, सपोज मैं पी प्रीमियम मानता हूं, तो ये उसका
पॉजिटिव कैश फ्लो है कि जिसको वो बेचने जा रहा है पहले उसने ऑप्शन को बाय करा होगा, उसको बाय करने के लिए उसने पी का प्रीमियम मुझे दिया होगा और बदले में मुझे उसे इतना देना पड़ेगा अगर वो एक्सरसाइज करता है तो। यानी एसटी अगर के से कम होता है उस केस में मेरे प्रॉफिट को क्या मैं एस टी माइनस के प्लस पी लिख सकता हूं? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट आना चाहिए? और एस टी अगर के या के से ज्यादा होता है तो पे ऑफ जीरो लेकिन प्रीमियम इनकम तो आ चुकी है, तो उस केस में मेरा प्रॉफिट क्या होगा? प्लस पी होगा। यानी ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पोजीशन डायग्राम बनाता हूं तो यहां पे हम उसका प्रॉफिट दिखाएंगे, यहां पे हम शेयर का प्राइस दिखाएंगे, यहां पे हम क्या दिखाएंगे? अपना स्ट्राइक प्राइस। तो हमने बोला अगर एसटी के से कम रहता है, अगर एसटी सॉरी के से ज्यादा रहता है वो केस आसान है, के से ज्यादा होता है उस केस में एक फिक्स प्रॉफिट पी उसका चलता रहेगा पॉजिटिव, कि वो तो होगा ही होगा। एसटी अगर के से कम होता है तो उस केस में उसके पास से पैसा जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वो पॉइंट होगा जहां पे उसका प्रॉफिट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब सोचो प्रॉफिट जीरो कब होगा? जब हमने बोला एस टी माइनस के प्लस पी, ये किसके इक्वल आ जाए? जीरो के इक्वल आ जाए, या मेरा शेयर प्राइस के माइनस पी के इक्वल आ जाए। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे शेयर प्राइस क्या होगा? के माइनस पी के इक्वल होगा। तो जैसे शेयर प्राइस के माइनस पी के इक्वल होता है उसका प्रॉफिट, इवन हमारे होल्डर का भी प्रॉफिट क्या होगा? वहां पे नेट जीरो प्रॉफिट होगा। अगर शेयर प्राइस और गिर जाता है तो डेफिनेटली एक्सरसाइज कर रहा होगा, उस केस में राइटर का लॉस मेरा बढ़ता चला जाएगा। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस जो राइटर फेस कर सकता है, मतलब मैक्सिमम तो ये है कि एसटी गिरते गिरते जीरो पहुंच जाए, इससे वर्स्ट सिनेरियो तो नहीं बन सकता ना भाई। अगर मैं इवन यहाँ पे पॉइंट को देखूं तो ये पॉइंट कौन सा है? शेयर प्राइस क्या हो जाएगा? मेरा जीरो हो जाएगा। मैंने बोला अगर मैं एसटी शेयर प्राइस को जीरो कर देता हूं, ऐसा बोलता है कि अगर आप प्रॉफिट को ये लिख रहे हो भाई इसका प्रॉफिट की वैल्यू इज एस टी माइनस के प्लस पी, जिस प्रॉफिट के अंदर इस पार्ट को आप इग्नोर करना चाहते हो, एस टी क्या हो गया आपका? जीरो हो गया, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? बोले पी माइनस के होगा। तो दिस इज द पॉइंट पी माइनस के, एंड दिस इज योर डायग्राम। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस विल बी योर पोजीशन डायग्राम। अगर सेम तरीके से आप चलो होल्डर के लिए लिखना है तो आप अपना प्रॉफिट यहां पे देख सकते हो, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? उसका प्रॉफिट क्या होगा? के माइनस एस टी माइनस पी, क्योंकि ये उसको तब पे करना पड़ेगा अगर वो होल्डर होगा। एंड सिमिलरली नीचे क्या रहेगा आपका? माइनस पी, और आप डायग्राम अपना क्या कर सकते हो? ड्रॉ कर सकते हो। इसे कॉपी करो एंड एक बार ट्राई करने की कोशिश करो सी एंड डी पार्ट। देखो आप बना पा रहे हो डायग्राम या नहीं बना पा रहे हो? नेक्स्ट देखते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल, जहां पे क्या कह रहे थे? परचेज ऑफ अ शेयर। अगर आपने एक शेयर परचेज करा है, क्योंकि शेयर परचेज करा है तो डेफिनेटली आप कोई प्रीमियम तो पे नहीं कर रहे होंगे, तो प्रीमियम जैसी बात तो आपकी यहाँ पे आनी है नहीं। अगर आपने शेयर आज खरीदा सपोज टाइम जीरो पे, से एट एनी प्राइस से एस जीरो, यहाँ पे आपने एस जीरो प्राइस पे शेयर खरीदा है, अगर शेयर प्राइस एस जीरो से ऊपर जाएगा उतना ही आपका प्रॉफिट होता जाएगा, और जितना वो एस जीरो से नीचे आएगा उतना ही आपका क्या होता जाएगा? लॉस होता चला जाएगा। सिंपल सा डायग्राम मेरा। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर शेयर का क्या हो गया? प्राइस हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा वर्स्ट प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस कितना मुझे हो सकता है, तो आप बोले सर उस केस में मुझे मैक्सिमम लॉस होगा जब शेयर का प्राइस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। शेयर प्राइस जीरो होने का मतलब क्या है कि आज अगर मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे और फ्यूचर में उसकी वैल्यू गिर के जीरो रह गई, तो मैं कितने का लॉस फेस करूंगा? 100 का ही लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। अगर मैंने 1000 के शेयर खरीदे, फ्यूचर में वैल्यू जीरो रह गई, तो 1000 का लॉस होगा। देखो किसी भी हाल में 1000 से कम या कम का लॉस हो सकता है इस केस में, लेकिन 1000 से ज्यादा का लॉस तो नहीं हो पाएगा।
यानी मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा दैट विल बी माइनस ऑफ एस जीरो, प्रॉफिट बोले तो कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट क्या होगा, माइनस ऑफ एस जीरो, कि वटेवर शेयर अमाउंट जो आपने जिसके अमाउंट के शेयर खरीदे होंगे वो सारा पैसा आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अब सारा पैसा आपका डूब गया। तो ये आपका डायग्राम दिखाई देगा। तो लास्ट केस देखते हैं, कह रहा है परचेज ऑफ अ कॉल एंड अ पुट ऑप्शन विद सेम स्ट्राइक प्राइस, कि आपने एक ही टाइम पर एक कॉल और एक पुट दोनों को क्या करा है, बाय करा है, और स्ट्राइक प्राइस भी दोनों का क्या रखा है आपने सेम रखा हुआ है। तो हमने बोला अब जो हमें प्रीमियम देना पड़ा होगा वो तो डेफिनेटली एक कॉल और एक पुट दोनों को बाय करने का देना पड़ेगा। ये कॉल के लिए दिया, ये मैंने पुट के लिए दिया। अच्छा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां आप सेम स्ट्राइक प्राइस पे कॉल और पुट दोनों को बाय करते हो, दैट इज नोन एज स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। तो अब अगर मैं अपना प्रॉफिट देखूं तो क्या होगा वो समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस अपना के है, पहले हम इसी केस को समझ लेते हैं। अगर मान लो शेयर प्राइस के पे ही रुक गया, अगर मेरा शेयर प्राइस एग्जैक्टली के पे ही आ गया, तो चाहे मैं कॉल को एक्सरसाइज करूं चाहे मैं पुट को एक्सरसाइज करूं, मेरा पे ऑफ तो क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। चाहे एक्सरसाइज करूं ना करूं फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो एक ऐसा पॉइंट है मेरा। बट अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं या करूं वाले केस में पे ऑफ मेरा जीरो हो जाता है, दिस इज पे ऑफ जीरो, ये प्रीमियम तो तब भी मेरा वापस नहीं आ सकता, यानी उस केस में मुझे एक लॉस होगा। और वो लॉस कितने का होगा, माइनस सी माइनस पी का, ये प्रीमियम पूरा आपका डूब जाएगा। हाँ, अगर आपका शेयर प्राइस के से ज्यादा होता है तब आपका क्या होगा, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे और आपको पैसा मिलेगा, पे ऑफ मिलेगा, क्योंकि पुट तो आप एक्सरसाइज करोगे नहीं इस पॉइंट पे। ये एक ही लाइन है, ठीक है, क्लियर से बना देता हूं। तो आपकी जो लाइन चलेगी 45 डिग्रीज पे अपवर्ड स्लोपिंग एक लाइन ये चलेगी, दिस इज फॉर योर कॉल ऑप्शन। सिमिलरली अगर एसटीएफ के से कम हो जाता है तो सेम 45 डिग्रीज पे आपकी लाइन चलेगी, एंड दिस विल बी फॉर पुट ऑप्शन। कि के पे आ गए तो लॉस ही लॉस है, के से अगर बहुत ज्यादा चला जाता है तो कॉल ऑप्शन से मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और पुट ऑप्शन का प्रीमियम तो मेरा एनीवेज जा चुका है। तो मुझे इस केस में प्रॉफिट कब होगा, या तो ये पॉइंट को भी सुन लेते चलो, ये पॉइंट कौन सा होगा, जब मेरे शेयर का प्राइस के प्लस सी प्लस पी से ज्यादा होगा, क्योंकि ये मेरा पैसा जा चुका है जेब से सी प्लस पी। तो अगर मेरा यहीं कहीं पे रुक जाता है शेयर प्राइस इतने इसमें, तो भी मेरा जो प्रीमियम है उसको वो ओवरकम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली दिस वैल्यू इज के माइनस सी माइनस पी। तो अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो या तो शेयर प्राइस मेरा के प्लस सी प्लस पी से ज्यादा जाए, या फिर के माइनस सी माइनस पी से क्या हो जाए, कम हो जाए। उस केस में मैं एक्चुअली प्रॉफिट में निकल पाऊंगा। अदरवाइज ये सारे सिनेरियोज वो हैं जहां पे हमें क्या होगा, लॉस होने वाला है नेट में। कि वैसे तो पे ऑफ हो सकता है पॉजिटिव आ जाए आपका, लेकिन क्योंकि प्रीमियम आपने दो चीजों का पे करा है तो नेट में आप क्या दिखाई देगो, लॉस में दिखाई दोगे। वहां इसे और कॉपी करो, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में कहता है द प्राइस पर शेयर ऑफ अ कोटेड सिक्योरिटी इज 1.1 पाउंड। ये उसका क्या है, करंट शेयर प्राइस है। अ यूरोपियन पुट ऑप्शन ऑन द शेयर विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1.2 इज प्राइस एट 14 पेंस। यानी अगर हम देखें तो हमारा करंट शेयर प्राइस क्या है, 1.1, हमारा स्ट्राइक प्राइस है 1.2, और इसके लिए जो प्रीमियम या पुट ऑप्शन की प्राइसिंग है वो 0.14 पाउंड है, और ये पुट ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। तो ये तो सीधे सीधा फॉर्मूला है। इफ यू रिमेंबर पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती थी, मैक्सिमम ऑफ एस स्मॉल टी, कि उस टाइम का प्राइस आप ले लो, करंट प्रॉफिट आपको दिखाता था इंट्रिंसिक वैल्यू, कि मैक्सिमम ऑफ के माइनस एस टी कॉमा जीरो। तो हमारे केस में दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ 1.2 माइनस 1.1 कॉमा जीरो। तो 0.1 की मेरी क्या निकल के आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगी, सिंपल सा बात। फिर कहता है कैलकुलेट द टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। इफ यू रिमेंबर टाइम वैल्यू बोले या फिर ऑप्शन वैल्यू बोले, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट इज प्रीमियम दैट यू हैव पेड माइनस योर इंट्रिंसिक वैल्यू। जो प्रीमियम आपने पे करा होगा लेस योर इंट्रिंसिक वैल्यू। प्रीमियम हमने कितना पे करा है, 0.14 का, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है हमारी 0.1, तो हमारा 0.04 टाइम वैल्यू या ऑप्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी।
फिर कहता है स्टेट द फैक्टर्स दैट माइट कॉज टाइम वैल्यू टू इंक्रीज, टाइम वैल्यू इंक्रीज करें जिनसे विद नो चेंज इन इंट्रिंसिक वैल्यू। इफ यू रिमेंबर चैप्टर ग्रीक्स वाला, तो वहां पे हमने बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करा था कि के बढ़ने से क्या होता है, एसटी के बढ़ने से क्या होता है, हमारे क्यू के बढ़ने से क्या होता है, आर के बढ़ने से, सारे फैक्टर्स को हमने स्टडी करा हुआ है। पर यहाँ पे क्योंकि हम इंट्रिंसिक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, इंट्रिंसिक वैल्यू को कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, एक आपका स्ट्राइक प्राइस, एक आपका शेयर प्राइस, यानी इन दोनों को मूव नहीं कराना है। तो हमारे 6 में से 2 फैक्टर्स तो क्या हो गए, कम हो गए। तो इन दोनों के जो असर पड़ेगा उसको हमें असेस नहीं करना है। इवन टाइम टू एक्सपायरी भी हम चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी क्या होगा, मान लो एक बार तरह से फिक्स है, क्योंकि उससे भी हमारी टाइम वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन वैल्यू क्या निकाली जा रही है, उसी टाइम पर कैलकुलेट करी जाती है, स्मॉल टी टाइम पे। तो उसको भी एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं। तो मेरे पास बचे हुए फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सपोज पहला फैक्टर मेरा क्या आ गया, सिग्मा आ गया, वोलेटिलिटी। और हमने बोला था जितना ज्यादा मेरा वोलेटिलिटी होती है शेयर प्राइस में, उतना ही ज्यादा ऑप्शन किसके फेवर में मूव कर जाता है, जो होल्डर होता है उसके फेवर में मूव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड इसलिए उसका जो प्रीमियम है इन केस ऑफ बोथ पुट एंड कॉल, दैट इंक्रीजेस। एंड इधर ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज होना नहीं है। इफ पीटी इंक्रीजेस माय ऑप्शन वैल्यू और टाइम वैल्यू विल डेफिनेटली क्या, इंक्रीज। सिमिलरली आर के लिए अगर हम आर्ग्यूमेंट दें कि आर के इंक्रीज करने से पीटी क्या करता था, डिक्रीज करता था, आप देखो तो। और अगर पीटी डिक्रीज करता है तो ऑप्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी। एक फैक्टर हम क्यू पढ़ते थे कि क्यू के बढ़ने से क्या होगा, तो क्यू के बढ़ने से हमारा पीटी क्या करता था, इंक्रीज करता था, तो हमारी ऑप्शन वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिर रिमेंबर कि किसका क्या असर पड़ता है, तो बहुत इजी सा पार्ट है ये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर कहता है शेयर प्राइस फॉल्स टू 0.5 एट द एक्सपायरी डेट, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द होल्डर एंड राइटर ऑफ द ऑप्शन। तो बेशक वो 2 बातें बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि डेरिवेटिव इज ऑलवेज अ जीरो सम गेम। तो जितना होल्डर का प्रॉफिट होगा उतना ही राइटर का क्या होगा, लॉस होगा। तो मुझे एक ही चीज कैलकुलेट करनी है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं होल्डर का। तो हमने बोला होल्डर का प्रॉफिट क्या होगा, तो होल्डर को एक चीज जिसकी उस दिन वैल्यू कितनी हो चुकी है, पुट ऑप्शन की बात करें, जिसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है, 0.5, लेकिन वो तो कितने का बेचेगा, अपने स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि उसने राइट टू बाय क्या करा हुआ है, परचेज करा हुआ है। तो हमने बोला उसका प्रॉफिट क्या होगा, तो हमने बोला 1.2 का स्ट्राइक प्राइस माइनस शेयर प्राइस एसटी माइनस प्रीमियम जो उसने पे करा होगा, उस राइट को बाय करने के लिए जो प्रीमियम उसने दिया होगा, तो ये उसका प्रॉफिट होगा होल्डर का। एंड सेम अमाउंट विल बी लॉस फॉर द राइटर, जितना होल्डर का प्रॉफिट उतना ही राइटर का क्या होगा, आपका लॉस होगा। फिर कहते हैं फिफ्थ पार्ट में कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस फॉर द राइटर ऑफ द ऑप्शन। अगर फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला में के है आपका, एक तरह से शेयर प्राइस एक्सपायरी और पीटी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं राइटर का मैक्सिमम लॉस कब होगा, मैंने बोला जब होल्डर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब होल्डर का प्रॉफिट सबसे ज्यादा कब होगा, जितना ज्यादा शेयर प्राइस गिरेगा उतना ज्यादा होल्डर को क्या होता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा। वह सिनेरियो क्या हो सकता है कि शेयर प्राइस क्या हो जाए, जीरो, दैट विल गिव मैक्सिमम प्रॉफिट टू होल्डर एंड दैट वैल्यू विल बी 1.2 माइनस 0.14, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा 1.06 आ जाएगा। तो दिस इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ राइटर आल्सो, कि जितना मेरा होल्डर का प्रॉफिट उतना ही मेरे राइटर का क्या होगा, लॉस होगा। तो वन ऑफ द इजी क्वेश्चन जहां से हमारा बेसिक सारी चीजें रिवाइज हो गई। थर्ड क्वेश्चन third question, a particular 7-month European put option has a premium of 25 pence and an exercise price of 200 pence. एक तरह से पाउंड्स में लिखना चाहते हो तो इसको 2 लिख देंगे और इसे 0.25 लिख देंगे ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बट मेक श्योर दोनों जगह चेंजेस आप कर रहे हैं। गिव अ लोअर बाउंड फॉर द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग शेयर इफ द रिस्क फ्री फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। आप अज्यूम करो कोई डिविडेंड वो पे नहीं करता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले याद करना है कि अगर मैं लोअर बाउंड लिखता था पुट ऑप्शन का, तो लोअर बाउंड ये लिखा था हमने, पीटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस आर कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी माइनस में एस टी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव रिटन फॉर द लोअर बाउंड ऑफ पुट ऑप्शन। अगर मुझे एस टी का लोअर बाउंड चाहिए तो आई डोंट हैव टू थिंक मच, मुझे एस टी को इधर ले जाना है, पीटी को उठा के इधर ले आना है। तो दिस विल गिव मी द लोअर बाउंड फॉर द शेयर प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या मांगा है, लोअर बाउंड फॉर द अंडरलाइन शेयर का मुझे क्या दे दो, लोअर बाउंड दे दो। अब सारी चीजों को फिल कर लेते हैं। आपका एक्सरसाइज प्राइस क्या है, 200 पेंस, या के को हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो मेक श्योर सब कुछ आप पाउंड्स में रख रहे हो तो लोअर बाउंड भी पाउंड्स में आएगा। अगर सब कुछ पेंस में रखोगे तो आंसर आपका लोअर बाउंड का पेंस में निकल के आएगा। तो के की जगह पे आपका 2 रख दिया आपने,
आपका टाइम टू एक्सपायरी यानी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी की जगह आप 7/12 रखोगे, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप एनुअल यूज कर रहे हो 8% पर एनम, तो आर की जगह पे आप 0.08 यूज कर लोगे, एंड पीटी जो उसका हमने प्रीमियम पे करा है दैट इज गिवन टू बी 25 पेंस और 0.25, क्योंकि हम पाउंड्स में डील कर रहे हैं। इसको रिप्लेस करके आपका शेयर प्राइस का लोअर बाउंड निकल के आ जाएगा। फिर कहता है, मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं आपके लिए, आसान सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। कह रहा गिवन दैट अ यूरोपियन कॉल ऑन द सेम शेयर, उसी शेयर पे एक यूरोपियन कॉल ऑप्शन है विद द सेम एक्सरसाइज प्राइस एंड एक्सपायरी टर्म एज द पुट, यानी ना तो ये चेंज हो रहा है मेरा एक्सपायरी का टाइम, ना मेरा स्ट्राइक प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग करी गई है वो कितनी करी गई है, 15 पेंस करी गई है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मुझे मार्केट प्राइस निकाल के देना है शेयर का, तो यहां पे काम आएगी मेरे को पुट कॉल पैरिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, पीटी प्लस एस टी इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस आर स्मॉल कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी प्लस सी टी। दिस यूज टू बी अवर पुट कॉल पैरिटी रिलेशनशिप। मुझे एस टी निकाल के देना है, सी टी की वैल्यू में आपको और दे दी गई कितनी, 0.15। आप इजीली इसको इवेलुएट करके यहाँ से एस टी बस आपका अननोन है, वो आप आसानी से क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, वो हमारे बाइनोमियल मॉडल वाले चैप्टर में से है। The market security of a price can be assumed either to increase by 5% or decrease by 2% each month. यानी यहां पर हमारे लिए 1 month is 1 step, हमारे लिए 1 month is equal to 1 step. Independently of the price movement in other months, no dividends are payable during the next 3 months. 3 महीने तक कोई डिविडेंड आना नहीं है, एंड द इफेक्टिव मंथली रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.5%। प्लीज ध्यान से पढ़ना इस वर्ड को, द इफेक्टिव मंथली, यानी दिस इज नॉट योर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दिस इज नॉट डेल्टा, दिस इज एक्चुअली आई, एंड आई इज 0.5% पर मंथ, नॉट पर एनम, पर मंथ। यानी ऐसा बोल सकता हूं मैं कि हम जो e टू द पावर r जहां पर यूज कर रहे थे उसकी जगह पर हम 1 प्लस आई को यूज करेंगे, दैट इज 1.005, एंड दिस एक्यूमुलेशन फैक्टर विल बी ऑफ 1 मंथ। क्या मुझे एक महीने चीज को आगे लेके जाना है तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय दिस एक्यूमुलेशन फैक्टर। सीरीज ऑफ कॉल ऑप्शंस विद एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 200, यानी कि हमारा 200 हो गया, इज अवेलेबल ऑन दिस सिक्योरिटी विद एक्सपायरी डेट 1, 2 and 3 months from now. The current market price of security is 195, and this is my S naught. Can I use one step binomial tree and risk neutral valuation to show the value of the 1 month European option under this model is 1.69. मुझे one step binomial tree बनाना है, risk neutral valuation approach यूज करनी है, which means क्या कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एक्सपायरी जो भी होगा हमारा डिस्काउंटेड बैक टू द करंट टाइम पीरियड। इस अप्रोच को अपने को क्या करना है, यूज करना है और दिखाना है कि कॉल ऑप्शन का जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा, 1.69 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला हमारा एस नॉट है 195, के दिया था 200, ई टू द पावर आर 1.005। अच्छा, अब फैक्टर क्या है हमारा, 5% से अप होगा तो 1.05, और डाउन फैक्टर 2% था तो 0.98, ये मेरा आंसर निकल के आना चाहिए। ठीक है, 1 स्टेप की बात हुई तो टाइम 0, टाइम 1 देख लेते हैं। टाइम 0 पे शेयर प्राइस इज 195, यहां से या तो ऊपर जाएगा या नीचे आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। ऊपर जाने वाले फैक्टर को हम क्या प्राइस को क्या बोलते थे, एस नॉट टाइम्स यू, यानी कि 195 इंटू 1.05 एंड दैट विल कम आउट टू बी 204.75. This is my share price if it goes up at time 1. If it goes down, so we will multiply it by 0.98 similarly बेटा, तो that is 191.1। कैसे आया, हमने S नॉट इंटू डी या फिर 195 इंटू 0.98 किया, तो my down price is 191.1। C1 is the random variable suppose which is representing my payoff, तो क्योंकि मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है 200 है, तो आई विल एक्सरसाइज माई कॉल ऑप्शन इन दिस केस, क्योंकि शेयर का प्राइस ज्यादा है, एंड द पे ऑफ आई विल बी गेटिंग इज 4.75। इन दिस केस आई वोंट बी एक्सरसाइजिंग माई कॉल ऑप्शन एंड द पे ऑफ आई विल बी गेटिंग इज 0। तो अंडर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पे ऑफ्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं अंडर रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेजर, जिसके लिए हमें क्यू की जरूरत पड़ेगी। क्यू का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, e टू द पावर r माइनस डी डिवाइडेड बाय u माइनस डी, या 1.005 माइनस में 0.98 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस में 0.98, एंड दिस विल कम आउट टू बी 0.005
0.35714. This is the value of your probability कि share price will go up under risk neutral probability measure. And similarly हम 1 माइनस करके डाउन आने की probability आ जाएगी. So C0 अगर मुझे निकालना है तो it is nothing but e to the power minus r, क्योंकि एक ही साल मुझे डिस्काउंट बैक करना है किसको, C1 रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू को अंडर रिस्क न्यूट्रल मेजर Q. C1 रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू है, इसकी वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देता हूं, ये 1.005 का इनवर्स आ जाएगा 4.75 मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू है, और इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि शेयर प्राइस ऊपर गया होगा, जिसको हमने क्या माना है Q, एंड 0 into 1 minus Q. ये मेरा आंसर आना चाहिए, या 1.005 का इनवर्स इंटू 4.75 इंटू 0.35714 विल बी योर आंसर, एंड दिस शुड कम आउट टू बी 1.69. तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4.75 इंटू 1.005 इनवर्स से, तो मेरा आंसर आ रहा है 1.687988 which is approximately 1.69. जो फर्क है वो राउंडिंग की वजह से है. So we have shown कि अगर हम वन स्टेप की बात करते हैं तो this will be the price, या फिर ये this will be the premium that I will be paying under the binomial model and using risk neutral approach. तो इसे आप कॉपी कर लो पहले, फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. Now coming to the second part. Confirm your answer in one by constructing a suitable replicating portfolio. कि replicating portfolio बनाओ और देखो क्या यही उससे भी प्राइस निकल के आता है, कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जिसके पे ऑफ किसको मैच करते हो, मेरे कॉल ऑप्शन के पे ऑफ को मैच करते हो. तो बाय लॉ ऑफ वन प्राइस हम क्या बोलेंगे कि उस पोर्टफोलियो की जो कॉस्ट आनी चाहिए सेटअप करने की, दैट शुड बी इक्वल टू द प्रीमियम आई एम पेइंग फॉर दिस कॉल ऑप्शन. तो हम अगर याद करें तो रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अंडर वन स्टेप हम ऐसे बनाते थे कि माई V0 विल बी 5 टाइम्स S0 प्लस Xi. अब यहाँ पूरा डिराइव नहीं करना है, खाली फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे हम क्या बोलते थे कि हम S0 प्राइस पे 5 नंबर ऑफ शेयर्स बाय कर लेते हैं, और ये मेरे क्या होते थे नंबर ऑफ कैश बॉन्ड्स, क्या इतना पैसा मेरे पास कैश में है. इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते थे कि इस पोर्टफोलियो को ऐसे बनाना है कि दिस विल बी एबल टू रेप्लिकेट माई पे ऑफ जो मुझे ऊपर से मिल रहा था. तो फाई का हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था CU माइनस CD डिवाइडेड बाय S0U माइनस D. ये फॉर्मूला हमने डिराइव करा हुआ है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो. जहां पे CU का मतलब क्या होता था कि अगर शेयर प्राइस अप होता है तो मेरा पे ऑफ क्या होगा, यानी 4.75, एंड शेयर प्राइस डाउन जाता है तो मेरा पे ऑफ क्या होगा, जो मेरे केस में क्या है 0. यानी मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 4.75 माइनस 0 डिवाइडेड बाय S0 इज 195 into 1.05 minus 0.98. So this will come out to be 0.3479, या फिर अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो 0.3480 आ जाएगा राउंड करके, कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, बाय करने पड़ेंगे एट द प्राइस ऑफ S0. एंड Xi का फॉर्मूला हम ये बनाते थे U टाइम्स CD माइनस D टाइम्स CU डिवाइडेड बाय e टू द पावर RU माइनस D. तो अगेन CD क्योंकि 0 है तो पहली टर्म मेरी चली गई, तो माइनस 0.98 इंटू 4.75 डिवाइडेड बाय 1.005 माइनस 0.98. इसको और इवेलुएट कर देते हैं. तो दिस विल कम आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 66.17. अगर हम राउंड कर दें, यानी मेरा जो कैश होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा. और इसको इन दोनों वैल्यूज को यूज करके अगर मैं V0 को इवेलुएट करूं यहाँ पे,
तो दैट विल बी 0.348 मल्टीप्लाइड बाय 195 माइनस में 66.17, तो दिस विल कम आउट टू बी 0.348 मल्टीप्लाइड बाय 195 प्लस में माइनस में 66.17, तो वो आपका आंसर 1.69 आ रहा है, विच इज सेम एज C0 जो उसने हमें शो करने के लिए बोला था कि ये आप शो कर दो कि बाय रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अ पोर्टफोलियो है दिस विल मैच द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, use risk neutral valuation with a recombining 2-step and 3-step to calculate the theoretical price of the other two option. यानी जो हमने फर्स्ट पार्ट में 1 स्टेप के लिए करा था वही काम हमें 2 स्टेप और 3 स्टेप के लिए क्या करना है, रिपीट करना है. तो हमने डायग्राम को एक्सटेंड कर देते हैं भाई, 0 1 2 एंड 3 स्टेप तक अपने को जाना. टाइम 0 पे प्राइस कितना लेके चले थे 195, यहाँ पे हमने प्राइस को कैलकुलेट किया था दैट इज 204.75 191.1. ठीक है, फिर यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी 3, उसके प्राइसेस मेरे पास अभी ऑलरेडी वैल्यूएटेड है, मैं लिख दे रहा हूँ. तरीका आपको पता ही है भाई, अप जाना है तो 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, डाउन जाना है तो 0.98 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज 187.278. सिमिलरली अगर इसको एक्सटेंड करता हूं तो 225.7369, दिस विल कम आउट टू बी 210.6875, this will come out to be 196.6419 and last value will come out to be 183.53244. मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे, आप चाहो तो 2 से 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड करके इस आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो. तो ये मेरा ट्री हो गया. मुझे 2 स्टेप और 3 स्टेप के लिए इस अप्रोच को रिपीट करना है. अच्छा, अगर मैं अपने पे ऑफ्स को यहीं पे ब्लू से मेंशन कर दे रहा हूँ कि इस केस में मेरा पे ऑफ क्या होगा 14.9875, इस केस में 0.655, इस केस में पे ऑफ क्या होगा मेरा 0 होने वाला है. ठीक है, इस केस में पे ऑफ 25.7369, इस केस में पे ऑफ 10.6875, इस केस में 0 और इस केस में भी 0 आपका पे ऑफ निकल के आने वाला है. तो फॉर 2 स्टेप, अगर मैं 2 स्टेप की बात करूं तो C0 क्या होगा, मुझे 2 टाइम डिस्काउंट करना पड़ेगा, मुझे 2 स्टेप पीछे लेके आना है. किस वैल्यू को, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ C2 गिवन F0 अंडर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच. Q की कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो तो अब आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है. 1.005 रेज टू द पावर -2 आ गया. तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ C2 रैंडम वेरिएबल, मैंने बोला 14.9875 पे ऑफ हो सकता है, बट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग. तो हमने बोला दोनों टाइम अप जाना चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी Q². दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन. या फिर मेरा पे ऑफ 0.655 होगा जब एक बार अप हो जाए और एक बार डाउन हो जाए. इस रास्ते से क्या करें हम लोग, ट्रैवल करेंगे. या फिर क्या होगा, एक बार डाउन होने के बाद एक बार अप आ जाए, यानी 2Q1 - Q. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. तीसरा पे ऑफ क्या है मेरा 0. तो यहां से आप C0 को इवैल्यूएट कर सकते हो. एंड सिमिलरली फॉर 3 स्टेप्स this will be e to the power -3r expected value of C3 given F0 under risk neutral approach. तो ये e to the power -3r वाली टर्म आपकी 1.005 रेज टू द पावर -3 हो जाएगी. एंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पे ऑफ क्या है हमारी, ये दो. एक है 25.7369 और ये केस कब होगा, जब तीनों टाइम्स शेयर प्राइस अप डायरेक्शन में मूव करा हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी Q क्यूब आ जाएगी. या फिर पे ऑफ क्या होगा 10.6875. क्या प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 2 बार अप डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए, एक बार डाउन होना चाहिए. तो बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा लेते हैं कि 3 में से 2 बार मुझे सक्सेस मिले, तो दिस इज द फॉर्मूला 3Q² 1 - Q. Q की वैल्यू आप पहले पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, उससे आप यहां पर अपना C0 दोनों केसेस में 2 स्टेप में और 3 स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हो. इसे करो नोट एक बार.
नेक्स्ट पार्ट, correct, confirm the values obtained for 1 month and 2 months call option by using no arbitrage approach based on the construction of a risk free portfolio. आप रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो और उससे आप 1 मंथ और 2 मंथ की वैल्यूज को क्या करोगे, उनको बेसिकली मैच कराने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द नो आर्बिट्राज अप्रोच. ठीक है. सो इफ यू रिमेंबर, जो हम अपना रिस्क फ्री पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते थे, मैं अभी ना पहले 1 मंथ के लिए पूरा अप्रोच बता दे रहा हूँ, देन 2 मंथ के लिए आप इसे रिपीट कर सकते हो. सो 1 मंथ के लिए अगर हम बात करें तो मेरे को जो ट्री डायग्राम का हिस्सा लेना है वो खाली इतना, ये वाला पार्ट है मेरे लिए, इतना हिस्सा मेरे काम का है. ठीक है, कि मुझे इसको रेप्लिकेट कराने की कोशिश करनी है अंडर नो आर्बिट्राज अप्रोच. तो मैंने बोला हम कैसे बनाते थे रिस्क फ्री पोर्टफोलियो. हम बोलते थे शॉर्ट 1 कॉल, एक कॉल ऑप्शन को आप क्या करो, शॉर्ट कर दो, प्लस बाय डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स, और उस टाइम पे आप डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स को क्या कर लो, बाय कर लो. यानी आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप पोर्टफोलियो आनी चाहिए टाइम 0 पे, क्या वो माइनस का C0 प्लस में डेल्टा टाइम्स S0, दिस विल बी द कॉस्ट जो पोर्टफोलियो सेटअप करने पे एट टाइम 0 आनी चाहिए. एंड वी आर सेइंग दिस इज अ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो. प्लीज समझना, वी आर सेइंग व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज अ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो. तो हमने 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे जब हमने क्लास में पूरी डेरिवेशन करी थी. वी गिव 2 आर्ग्यूमेंट्स कि अगर ये रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है, चलो उससे पहले टाइम 1 पे इस पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी. तो हमने बोला जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करा हुआ है उसकी अगर हम पे ऑफ देखें तो पे ऑफ क्या है 4.75 टाइम 1 पे, या पे ऑफ क्या है मेरा 0 है. ये पे ऑफ तब है जब शेयर प्राइस ऊपर जाता है. तो मैंने बोला इस माइनस C0 के करस्पॉन्डिंग मेरा पे ऑफ क्या बन जाएगा, माइनस का 4.75 प्लस सिंस आई एम होल्डिंग डेल्टा शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स तो मेरे चेंज नहीं होंगे, बट द शेयर प्राइस जो S0 था मेरा टाइम 0 पे, वो बढ़ के कितना हो गया होगा इफ शेयर प्राइस गोज अप 204.75. दिस विल बी द पोर्टफोलियो वैल्यू इफ शेयर प्राइस गोज अप. एंड इफ शेयर प्राइस गोज डाउन तो मेरा पे ऑफ कॉल ऑप्शन से 0 होगा एंड आई विल बी होल्डिंग डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स किस प्राइस पे, 191.1 पे. दिस इज द वैल्यू इफ शेयर प्राइस गोज डाउन. सो सिंस वी आर सेइंग दिस इज अ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, these two values cannot be different. भाई अगर रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है तो कुछ भी सिनेरियो क्यों ना हो, आई विल बी नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यू कि इस टाइम पर इसकी इतनी वैल्यू हो जानी चाहिए. तो चाहे शेयर प्राइस अप जाए चाहे शेयर प्राइस डाउन जाए, इन दोनों वैल्यूज को क्या आना पड़ेगा, सेम आना पड़ेगा. सो आई एम नेमिंग इट 1 and 2. तो हम क्या दे देंगे, सिंस पोर्टफोलियो इज रिस्क फ्री, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, 1 शुड बी इक्वल टू 2. यानी माइनस का 4.75 प्लस में 204.75 डेल्टा शुड बी इक्वल टू 191.1 डेल्टा. इफ यू रिमेंबर क्लास में यहीं से हमने डेल्टा का फॉर्मूला बना लिया था. आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे, पर मैं डेरिवेशन वाली अप्रोच में चला गया. आप देखोगे आंसर वही आएगा. इफ यू रिमेंबर डेल्टा और फाई हमने दिखा दिए थे सेम होते हैं, और फाई क्या लिखा हमने, CU माइनस CD डिवाइडेड बाय S0 U माइनस D. इफ यू विल कैलकुलेट डेल्टा फ्रॉम हेयर यू विल सी यही फॉर्मूले से वो आंसर निकल के आ रहा है. बट अभी क्योंकि मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो मैं एक बार इसे कंप्लीट कर देता हूं. तो ये जो आंसर आपका आना चाहिए डेल्टा का 204.75 191.1, तो आपका डेल्टा आना चाहिए 0.347 या 3480 कर लो. दिस विल बी, और आपने देखा ये 5 के इक्वल आना ही था, हालांकि भी डिराइव करें तो दोबारा से शो करके दिखा दिया. 5 भी ऊपर आपने 0.348 निकाला था. अब मेरा टास्क क्या था, मेरे को तो C0 पे पहुंचना है. वो C0 पे पहुंच जाता है. हमने बोला ये तो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई अंडर द सर्कमस्टांसेस इफ शेयर प्राइस गोज अप और शेयर प्राइस गोज डाउन, एज वेल एज इफ आई एक्यूमुलेट दिस एट रिस्क फ्री रेट, जो मेरा पोर्टफोलियो टाइम 0 पे बनाया था, अगर मैं इसे एक्यूमुलेट करता हूं 1 साल के लिए, तो या तो मेरा आउटकम ये हो जाए या ये हो जाए, बात तो मेरे लिए की है. तो मेरे लिए नीचे वाली इक्वेशन से क्या करना, इक्वेट करना आसान है. तो मैंने बोला 191.1 डेल्टा. तो ये भी होना पड़ेगा क्योंकि पोर्टफोलियो रिस्क फ्री है. तो रिस्क फ्री रेट पे अगर ये ग्रो करेगा तो इट विल बी एबल टू मैच आइदर 1 और 2 एंड 1 और 2 आर सेम. तो मैं किसी के भी इक्वेट करके यहां से अपने C0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं. आंसर मुझे पता है मेरा 1.69 आना है, वो इवैल्यूएशन हो चुका है. बस अब हम नो आर्बिट्राज अप्रोच से उसको शो करके दिखा रहे हैं कि आंसर क्या आता है मेरा, सेम आता है. तो मतलब यहां से अगर हम इसको खोल दे तो C0 e टू द पावर r इज इक्वल टू डेल्टा S0 e टू द पावर r इज इक्वल टू 191.1 डेल्टा. या फिर आप बोलोगे कि आपका C0 इज इक्वल टू डेल्टा टाइम्स S0 e टू द पावर r माइनस डेल्टा टाइम्स 191.1 and divided by e to the power r.
ये आपका आंसर निकल के आना चाहिए। इसको इवैल्यूएट कर देते हैं। तो 0.348 मल्टीप्लाइड बाय 195 मल्टीप्लाइड बाय 1.005 प्लस में पॉइंट, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.69 यहाँ से निकल के आएगा। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसे नोट कर लो आप एक बार, फिर हम इसे 2 मंथ के लिए रिपीट करते हैं। तो अब इस अप्रोच को अगर हम 2 स्टेप के लिए क्या करें, रिपीट करें, तो मुझे डायग्राम का इतना हिस्सा चाहिए होगा। इसको कट कर देता हूं। मुझे डायग्राम का ये हिस्से की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। 2 स्टेप में हम क्या करेंगे, जो काम हमने 1 स्टेप में करा उसे मुझे 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार क्यों? अभी तक मैंने क्या करा था, एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करा जिसके थ्रू मैं इन पे ऑफ्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहां लेके आ रहा था। अब मेरा टास्क क्या होगा, जो भी पोर्टफोलियो मेरे पास है अभी, उनसे मैं पहले, अगर मान लो ये मेरे पे ऑफ्स पॉसिबल हैं टाइम 2 पे, तो इनसे मुझे एक ऐसा पोर्टफोलियो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि उनकी वैल्यू को जब एक्यूमुलेट करा जाए तो ये वैल्यू मिलती हो, मेरे को ये पे ऑफ मिल जाए। सिमिलरली इन दोनों से मुझे V1 2 निकालना पड़ेगा। देन इन दोनों पोर्टफोलियो को मैच करा पाने के लिए यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या होगी, मुझे उसको दिखाना पड़ेगा। यानी पहले मैं V1 1 कैलकुलेट करना चाहूंगा कि क्या वैल्यू यहाँ पे रखी जाए पोर्टफोलियो की कि मुझे ये चीजें मिल जाए। सिमिलरली V1 2 निकालूंगा। देन वंस आई हैव V1 1 एंड V1 2, उसको फिर से मैं कहां लेके जाऊंगा, V0 पे या C0 पे लेके जाऊंगा, ताकि मेरा आंसर क्या हो पाए, कंप्लीट हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंसीडरिंग दिस ब्रांच ओनली। टास्क वही है जो आपने यहां पे करा ना इस ब्रांच के साथ, तो ऊपर है क्या कि 204.75 191 195, उसकी जगह पे पोजीशन चेंज हो गई है बस, कि 195 की जगह 204.75 आ गया, 204.75 की जगह ये वैल्यू आ गई 214, और 191.1 की जगह 200.655 वैल्यू आ गई। तो हमने बोला अगर मैं पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट करता हूं, तो मैं सपोज इसको ऐसा लिख देता हूं, -C1 प्लस में डेल्टा 11 टाइम्स S1। बिल्कुल सेम अप्रोच। यहाँ पे नोटेशन क्या यूज करी थी आपने, -C0, क्योंकि टाइम 0 के लिए कॉस्ट निकाल रहे थे। तो उस टाइम पर आपने कॉल को शॉर्ट करा एंड डेल्टा नंबर ऑफ शेयर्स को बाय कर लिया करंट प्राइस पे। अब क्योंकि आप टाइम 1 पे खड़े हो, तो आपने C1 क्या करा, उस टाइम पे जो भी कॉल ऑप्शन होगा उसको शॉर्ट करा। नंबर ऑफ शेयर्स क्योंकि 2 आएंगे, ऊपर वाले के लिए अलग होने चाहिए, नीचे वाले के लिए अलग होने चाहिए, इसलिए डेल्टा 11 मैंने यूज करा। एंड शेयर प्राइस विल ऑल्सो बी S11।
विच इज 204.75। इफ यू रिमेंबर एसटीजे क्या बताता था कि टाइम टी पे जे नोड में प्रेजेंट होगा शेयर प्राइस उस स्टेट को रिप्रेजेंट किया करता था, तो वो चीज हमने यहाँ पे यूज करी। तो जिस तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन बनी थी कि रिस्क फ्री पोर्टफोलियो ये है मेरा, अब मेरा रिस्क फ्री पोर्टफोलियो ये है कि दिस इज माय रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। मैं आज के सेम चीज रिपीट करने वाला हूं, मुझे कोई मेहनत अब नहीं करनी है। अब मैंने बोला इस पोर्टफोलियो से V2 की जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। तो मैंने बोला जो कॉल आपने शॉर्ट करी थी उससे पे ऑफ क्या हो सकता है, तो एक नेगेटिव का 14.9875 प्लस में यू आर होल्डिंग दिस मेनी शेयर्स बट द प्राइस ऑफ दीज शेयर्स विल बी नाउ 214.9875 and this will be the scenario if share price goes up. And similarly, if share price goes down, my payoff will be 0.655 plus में I am holding this many shares and the price of shares will be 200.655. This will be my outcome if share price goes down. Since my portfolio is risk free, again I will give same argument कि इन दोनों की कॉस्ट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए भाई मेरी। तो I will get equation कि माइनस का 14.9875 प्लस में डेल्टा 11 टाइम्स 214.9875, दिस शुड कम आउट टू बी माइनस का 0.655 प्लस में डेल्टा 11 टाइम्स 200.655। या तो मेहनत करो, या फिर अब क्योंकि ऊपर से लॉजिक जब पकड़ ही लिया था कि डेल्टा 5 का फॉर्मूला सेम चलने वाला है, तो क्यों ना डेल्टा उस फॉर्मूले से निकाल दूं मैं कि डेल्टा का फॉर्मूला जनरल ये बोल रहे थे आप CU माइनस CD बाय S नॉट U माइनस, ये जनरल है। तो मेरे लिए डेल्टा 11 का फॉर्मूला CU वाज माय पे ऑफ ए शेयर प्राइस गोज अप व्हिच इज इन माय केस इज 14.9875, CD is the pay of a share price goes down which in my case is 0.655 by S naught current share price. Your current share price is not 195 now, this is 204.75 into 1.05 minus 0.98। इसी इक्वेशन को रिस्ट्रक्चर करके देखोगे यही आंसर आपको मिलने वाला है, कुछ नया नहीं करा। अब फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं कि बार बार हम उसको डिराइव करके नहीं दिखाएंगे। तो आपका जो डेल्टा 11 यहां से निकल के आना चाहिए वो 14.9875 माइनस 0.655 डिवाइडेड बाय एक शेयर आपने क्या करा होगा, यहाँ पे बाय करा होगा। अब अगेन दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने क्या दिया था कि अगर हम माइनस C1 प्लस में डेल्टा 11 S11 को e टू द पावर r से मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, आइदर ऑफ दिस किसी के भी इक्वेट में यहाँ कर सकता हूँ। से आई एम इक्वेटिंग टू दिस 0.655 प्लस में डेल्टा 11 इंटू 200.655 एंड यहाँ से आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 और आई वुड से V11 फ्रॉम द वैल्यू C1। इसको भी चाहो तो C11 करके लिख लेना अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब दोबारा करोगे इसको C11 ही लिखना प्लीज। तो C11 निकालो या V11 बोलो, उसे बात एक ही है हमारी, हमें पता है। तो यहां से आप अपना V11 इवैल्यूएट कर सकते हो। सेम आर्ग्यूमेंट लगा के मैं भी आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ता हूं, क्या आप V12 को इवैल्यूएट कर पाओगे? तो सेम तरह का आर्ग्यूमेंट लगा के मैं क्या बना सकता हूं कि भाई मैं पोर्टफोलियो जो क्रिएट करूंगा दैट विल बी C12 प्लस में डेल्टा 12 टाइम्स S12, this will be my risk free portfolio. I will make two cases if share price goes up or down, or I will not make those cases. I will directly find the value of delta. Once I have value of delta, I can find the value of C12 और V12 as well. उसको आपको रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है पहले। एंड लास्ट काम आपका क्या होगा देन कि अगर मुझे V0 निकालना है, चलो आप एक काम करते हैं, इतनी कैलकुलेशन पहले आप देखो मैच करा पाते हो नहीं करा पाते हो, मैं आंसर्स आपको देता हूँ, आप इसे नोट कर लो।
तो यहां से जब आप V11 को इवेल्युएट करोगे तो वो आपका आंसर निकल के आना चाहिए 5.745 और सेम अप्रोच लगा के जब आप V12 को इवेल्युएट करोगे वो आपका आंसर 0.2339 ये आना चाहिए सेम अप्रोच लगा के। अच्छा, अब मेरा डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा। 195 मेरा ये वाला शेयर प्राइस है, एक स्टेप ऊपर जाता है क्योंकि एक स्टेप तो पीछे आ चुका हूँ। अब मुझे वापस वन स्टेप वाली अप्रोच लगानी है 191.1। बट अब यहाँ पे जो पे ऑफ होगा मेरा वो 4.75 की बजाय क्या दिखाई देगा 5.745 और यहाँ क्या होगा 0.2339। यानी जो काम मैंने यहाँ पे 1 मंथ के लिए किया था पूरा, बस उसमें चेंज क्या हो जाएगा, उसमें चेंज हो जाएंगी ये दो वैल्यूज कि -4.75 और 0 की जगह पे अब माइनस का 5.745 और माइनस का 0.2339 आएगा। यानी अब अगर मैं पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा तो -C0 प्लस में डेल्टा S0 करूंगा, ये तो पोर्टफोलियो वही होगा। इसको एक्यूमुलेट करेंगे बाद में। अगर इसको हम टाइम 1 पे वैल्यू देखें इस पोर्टफोलियो की तो C0 से मेरा पे ऑफ क्या आएगा माइनस का 5.745 प्लस में डेल्टा शेयर्स एट प्राइस 204.75 या फिर माइनस का 0.2339 प्लस में डेल्टा शेयर्स एट 191.1 इफ गोज अप इफ गोज डाउन और यहां से डेल्टा का फॉर्मूला अगेन CU माइनस CD दैट इज 5.745 माइनस में 0.2339 divided by S0 what is my current share price 195 into में 1.05 minus 0.98 यहाँ पे जो डेल्टा आपका आएगा that will come out to be 0.4037 and we know कि अगर हम -C0 प्लस में डेल्टा S0 e टू द पावर r इसे एक साल रिस्क रेट से आगे जाए तो ये इन दोनों में से किसी के भी इक्वेट मैं कर सकता हूँ। सपोज मैं नीचे वाले के इक्वेट कर देता हूँ माइनस का 0.2339 प्लस में डेल्टा टाइम्स 191.1 और यहाँ से फिर से अगर मैं C0 की इक्वेशन बनाऊं तो ऐसी बन जाएगी ना ऊपर 1 स्टेप के लिए मैंने बनाया था। दिस विल बी माई फॉर्मूला अगेन, बस मेरी वैल्यूज नहीं है तो दैट इज C0 is equal to डेल्टा S0 e to the power r माइनस में ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी मेरी बस एक प्लस का 0.2339 माइनस का डेल्टा टाइम्स 191.1 एंड डिवाइडेड बाय e to the power r। ये मेरा C0 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी अगर मैं 2 मंथ्स के लिए काम करता हूँ तो इतना प्रोसीजर मेरा लंबा हो जाएगा। अगर आप कोशिश करना चाहो आप करोगे नहीं, अलग से 3 स्टेप के लिए करना चाहो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम उसको नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल पे क्या कर रहे हैं वैल्यू कर रहे हैं वो और स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 कह रहा कैलकुलेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ 2 मंथ पाथ डिपेंडेंट ऑप्शन। क्या बोला गया, पाथ डिपेंडेंट whose payoff at the end of the 2 months is given by this formula where ST denotes the security price at time t assuming that no dividends are payable। मैंने कहा अगर मेरा पे ऑफ का फॉर्मूला ये है कि पे ऑफ इज मैक्सिमम ऑफ आपका S0 S1 S2 इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा माइनस में 200 C 2 बार मैक्स है क्योंकि यहाँ भी हाँ क्योंकि इन तीनों का मैक्सिमम देन मैक्सिमम ऑफ दिस। तो दिस इज माय फॉर्मूला। तो मैंने कहा पाथ डिपेंडेंट से फर्क क्या पड़ेगा, मैं फटाफट अपनी वैल्यूज लिख लेता हूँ 2 स्टेप्स के लिए। ये था 204.75, ये था मेरा 191.1, देन एक स्टेप ऊपर गए। अब पाथ डिपेंडेंट है ना तो मुझे ना एक्चुअली इसको ऐसे अलग अलग दिखाना पड़ेगा। हालांकि मेरा वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि टाइम होमोजीनियस है, बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको शो कर रहा हूँ अलग तरीके से। ये बना था मेरा 200.655, 200.655 और ये 187 पॉइंट समथिंग था। इसकी वैल्यू का असर नहीं पड़ेगा इसलिए मैं उसको लिख ले रहा हूँ। तो मैंने बोला अब अगर मैं पे ऑफ लिखना चाहूँ यहाँ पे कि अंडर ईच पाथ व्हाट विल बी माय पे ऑफ, तो मैंने बोला एक पाथ तो आपका पहले ये है S0 S1 S2 इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है। मैंने बोला मैक्सिमम तो 214.9875 है। मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू को 200 से सब्ट्रैक्ट करूं तो आई विल गेट 14.9875। क्या वो नंबर नेगेटिव है पॉजिटिव है, मैंने बोला पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो वही आंसर बन जाएगा और नेगेटिव होता तो 0 मेरा आंसर बनता है। अच्छा नेक्स्ट पाथ कौन सा है कि 195 204.75 200.655 इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, तो मैंने बोला 204.75।
उसको 200 में से माइनस करा तो 4.75, ये मेरा पे ऑफ आएगा। यानी अब एंड वैल्यू से मतलब नहीं है, उस पूरे रास्ते में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको 200 से सब्ट्रैक्ट करना है। नेगेटिव आती है तो 0 पे ऑफ, पॉजिटिव आती है तो वही नंबर पे ऑफ बन जाएगा। मेरा नेक्स्ट पाथ कौन सा है, तो बोले 195, 191.5, 200.655। इन तीनों में से मैक्सिमम 200.655, तो 0.655 विल बी माय पे ऑफ। और इन तीनों में ये तीनों डाउन वाले हैं तो ऑब्वियसली 195 ही मैक्सिमम है, इवन वो भी 200 से कम रह जाता है तो पे ऑफ क्या होगा मेरा, 0। तो इस तरह से मेरे पे ऑफ चेंज हो जाएंगे अगर पाथ डिपेंडेंट या इस पे ऑफ फॉर्मूला के थ्रू हम पे ऑफ कैलकुलेट करते हैं। अब C0 निकालना टास्क इतना बड़ा है नहीं, e टू द पावर -2r एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ C2 जो मेरा पे ऑफ रैंडम वेरिएबल है, उसको क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे अंडर रिस्क न्यूट्रल अप्रोच एंड डिस्काउंट बैक टू द करंट टाइम। तो दिस इज e टू द पावर -2r 14.9875 टाइम्स क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये पे ऑफ के लिए दोनों अप डायरेक्शन वाला रास्ता ट्रैवल करा था मैंने, प्लस 4.75 व्हेन फर्स्ट स्टेप इज अप सेकंड इज डाउन, तो दैट इज q into 1 minus q, प्लस में 0.655 व्हेन फर्स्ट स्टेप वाज डाउन सेकंड वाज अप एंड थर्ड पे ऑफ, लास्ट पे ऑफ क्या है मेरा 0। यहां से आप C0 इवैल्यूएट कर लोगे इसका। इसे कॉपी करो, नेक्स्ट बात। तो नेक्स्ट पार्ट में कहता है रिड्यूस द वैल्यू फॉर 1 मंथ एंड 2 मंथ अमेरिकन कॉल ऑप्शन। ये ना सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन था, और आप बोलोगे 1 मार्क के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? आपको कुछ करना ही नहीं, आपको याद कर रखना था छोटा सा केस कि इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन अमेरिकन एंड यूरोपियन दोनों में आंसर क्या निकल के आता है, सेम आता है। कोई भी अमेरिकन कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा ही नहीं अगर उसको एक्सपायरी टाइम से पहले करने का ऑप्शन मिलता है तो भी। अगर उसे एक्सरसाइज करना होगा तो हमेशा कब करेगा, एक्सपायरी पे। तो हमने बोला था कि अमेरिकन कॉल ऑप्शन इज एज गुड एज यूरोपियन कॉल ऑप्शन। तो जो आंसर्स आपने यूरोपियन 1 मंथ और 2 मंथ कॉल ऑप्शन के निकाले थे वही आंसर आपके इस पार्ट के आधार बन जाएंगे। फिर कहता है रीडू द कैलकुलेशन इन वन अज्यूमिंग दैट अ डिविडेंड ऑफ 3 इज पेएबल इमीडिएटली बिफोर एक्सपायरी। इसको ध्यान से समझो। अगर डिविडेंड आ जाता है, अगर मेरे डिस्क्रीट केस में, तो हम ये मान के चलते कि कंपनी डिविडेंड पे कहां से करेगी, भाई जो उसे शेयर होल्डर्स को पैसा देना होगा उसी में से कुछ पैसे को कम करेगी तब डिविडेंड पे कर पाएगी। यानी जो शेयर प्राइस 204.75 होता वो -3 हो जाना चाहिए, तो उसमें से 3 का क्या चला जाएगा, डिविडेंड। एंड सिमिलरली जो 191.1 होता उसमें से -3 हो जाना चाहिए। बट आई एम ट्राइंग टू से ये 195 वाला बढ़ के क्या होगा 201.75 और ये वाला क्या होगा 188.1। दिस इज हाउ माय डायग्राम विल लुक लाइक। और अब आपको पता है कि अगर इससे मुझे C0 पे आना है तो यहाँ पे मेरा पे ऑफ 1.75 का है, यहाँ पे मेरा पे ऑफ 0 है, और जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन करी थी अब इन नंबर्स के साथ आपको उस कैलकुलेशन को क्या करना है, रिपीट करना है। तो ध्यान क्या रखना, हम क्या मान के चलेंगे, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड फ्रॉम द शेयर प्राइस ओनली, कि अगर एक शेयर पे 3 रुपए का डिविडेंड आप पे करते हो तो उतना शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस हो जाएगा इन दिस केस। तो आप इसे इवैल्यूएट कर लेना आराम से। तो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में कहता है कंसीडर अ 1 पीरियड प्रॉब्लम विद अ नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक एट S0 व्हिच मे मूव अप और डाउन टू गिव S1 और S1 की वैल्यू S0U हो जाएगी, S0D हो जाएगी। करेक्ट, कंसीडर अ डेरिवेटिव व्हिच पेज CU और CD ऑन द अप और डाउन यूनिट। ये सारी नोटेशंस आपको पता है पहले से। रिस्क रेट आपका क्या है, R है। ए पार्ट में कहता है यूज द रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द प्राइस ऑफ द डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं कर रहा हूं, वहां ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। वो बेसिकली आपसे फाई की और जाई की डेरिवेशन पूछ रहा है, तो दैट इज वी हैव डन इन क्लास। तो कहता है हेंस फाइंड द प्राइस फॉर अ डेरिवेटिव वेयर पे ऑफ इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ S1 माइनस S0 assuming d is less than 1 and u is greater than 1। तो हमने बोला कि अगर मेरा पे ऑफ मॉड ऑफ S1 माइनस S0 है, अगर मॉड ऑफ S1 माइनस S0, तो मैंने बोला क्या इस पे ऑफ का मतलब क्या है कि इफ S1 is greater than S0, अगर टाइम 1 पे शेयर प्राइस इज ग्रेटर देन S0 तो जो मुझे पे ऑफ मिलेगा
दैट विल बी सिंपली S1 माइनस S0, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव ही वैल्यू आनी है, या फिर S0 U माइनस S0, या फिर S0 टाइम्स U माइनस 1 इफ शेयर प्राइस इज S1 is greater than S0. मतलब if S1 is less than equal to S0, तो उस केस में पे ऑफ क्या होगा, तो मतलब उस केस में पे ऑफ S0 माइनस S1 होना चाहिए आपका। अगर आप पे ऑफ निकालोगे भाई क्या बोलोगे पे ऑफ, इस फंक्शन को आप ऐसे तो बोलोगे कि अगर S1 S0 से बड़ा है तो S1 माइनस S0 वैल्यू होगी, और अगर S1 S0 या उससे छोटा है तो S0 माइनस S1 वैल्यू होगी। तो मैंने बोला उस केस में S1 की वैल्यू S0 D होगी, कम है तो ऑब्वियसली गिरा होगा ना शेयर प्राइस मेरा, या फिर S0 1 माइनस D होगी मेरी वैल्यू। तो दिस विल बी माय पे ऑफ की वैल्यूज, करेक्ट, एंड फाइंड द प्राइस, हेंस फाइंड द प्राइस ऑफ डेरिवेटिव वेयर पे ऑफ इज इक्वल टू दिस। तो भाई मैंने कहा एक तरीके से देखें तो ये मेरा CU की वैल्यू हो गई और ये मेरी CD की वैल्यू हो गई। ऊपर वाले पार्ट में आप ऑलरेडी फाई का और जाई का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ CU CD ये सब कुछ कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो अब आपको करना क्या है, जाके उस फॉर्मूले में फाई के, फॉर एग्जांपल फाई वाला फॉर्मूला मैं बता दूं, अगर फाई का फॉर्मूला ये आता था ना हमारा CU माइनस CD टाइम्स S0 U माइनस D, आप ऐसा बोलते थे। तो CU की जगह पे आप क्या लिखोगे, S0 U माइनस 1 माइनस S0 1 माइनस D डिवाइडेड बाय S0 आ गया U माइनस D। इसी टर्म में आंसर छोड़ना पड़ेगा, U और D की वैल्यू दे नहीं रखी है। सिमिलरली आप अपना जाई का आंसर लिख दोगे भाई। सिमिलरली आपका जाई कितना आ जाता भाई, U टाइम्स CD माइनस D टाइम्स CU डिवाइडेड बाय e टू द पावर R U माइनस D। उसको भी आप इवैल्यूएट करके दिखा दोगे इन टर्म्स ऑफ U एंड D। तो देखने में बेशक एक बोला जा सकता है कि एक अनयूजुअल पे ऑफ है, पर सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुझे फाई और जाई के लिए CU और CD चाहिए कि अप जाने में पे ऑफ क्या होगा, डाउन जाने में पे ऑफ क्या होगा, तो वो हमने इवैल्यूएट कर लिया है। करो इसे। फिर कहता है एक्सप्लेन हाउ टू सिंथेसाइज द डेरिवेटिव इन, ये एक्चुअली 1 होगा, ये 3 नहीं होगा, दिस 1 बी फॉर सिंपलर ऑप्शंस, कि अगर इसको मुझे सिंपलर ऑप्शंस के लिए दिखाना है, मतलब एक काम करते हैं, इसको दो तरीके से समझते हैं। पहले से एक बार ग्राफ बनाते हैं। अगर मॉड ऑफ S1 माइनस S0 का ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, यहाँ पर क्या होगा, S0 इज इक्वल टू S1 होगा, है ना, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये मेरा पे ऑफ डायग्राम होगा। और अगर आप आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो तो इस तरह का पे ऑफ कब बन रहा था, जब हम कौन सी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे, स्ट्रैडल की बात कर रहे थे, कि हम एक ही टाइम पे कॉल और पुट दोनों को क्या कर सकते हैं, बाय कर ले। तो मतलब अगर इस पे ऑफ को मैच कराना है तो आप क्या करो, बाय करो एक कॉल ऑप्शन, मैथमेटिकली भी दिखा दूंगा, एंड वन पुट ऑप्शन। एक कॉल ऑप्शन बाय कर लो, एक पुट ऑप्शन बाय कर लो। और अगर आप ऐसा करते हो, मान लो इसका स्ट्राइक प्राइस आप के रख के चलते हो, तो हमने बोला कॉल ऑप्शन के केस में अगर हमारा शेयर प्राइस क्या होता है, के से ज्यादा हो जाता है। कॉल ऑप्शन के केस में मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, के से ज्यादा होता है, कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस कर रखा, सॉरी मेरा शेयर का प्राइस ज्यादा है, स्ट्राइक प्राइस मेरा अगर कम है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मार्केट में मुझे क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, बट मैंने आपसे एग्रीमेंट कर रखा है, तो आई विल एक्सरसाइज। अब जो मेरा पे ऑफ यहां से आएगा, क्या उस पे ऑफ को मैं ST माइनस के बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने बोला अगर ST मेरा पे ऑफ फ्रॉम कॉल, लिख लेना इसको, अगर ST मेरा के से कम है उस केस में पे ऑफ फ्रॉम पुट आएगा, और वो क्या होगा मेरा के माइनस ST होगा। मैंने बोला अगर इसको मैं मॉड ऑफ ST माइनस के लिख दूं और इसको भी मैं मॉड ऑफ ST माइनस के लिख दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर मैं के माइनस ST को मॉड ऑफ ST माइनस के कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे मैच कराना है किसको, S1 माइनस S0 को, कि इसको मुझे क्या कराना है, मैच कराना है। तो मैंने बोला एक काम करो, अगर इसको आपको सिंथेसाइज करना है तो बाय वन कॉल ऑप्शन विद
स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू क्या आपका S0, स्ट्राइक प्राइस क्या आपका S0 एंड ST इज इक्वल टू S1, ST किसके इक्वल हो जाए आपका S1 के इक्वल हो जाए, एंड बाय वन पुट ऑप्शन इज वेल, एक पुट ऑप्शन को भी आप बाय कर लो जहां पे स्ट्राइक प्राइस क्या होगा आपका S0 एंड अगेन जो ST होगा वो आपका क्या होना चाहिए S1 होना चाहिए। अगर आप इन इक्वेशंस में इनको रिप्लेस कर देते हो तो यू विल बी एबल टू मैच द पे ऑफ जो उसने ऊपर बोला था। तो उस पे ऑफ के लिए एक कॉल और एक पुट, डायग्राम से देख के पता लग गया था भाई इस तरह का डायग्राम कब बनता है, ये पे ऑफ कॉल से आता है, ये पे ऑफ आपका पुट से आता है, यानी पुट भी चाहिए और क्या चाहिए कॉल भी चाहिए, और उसमें न्यूमेरिकली वैल्यूज देखनी है तो न्यूमेरिकली मैंने बता दिया कि स्ट्राइक प्राइस कितना होना चाहिए उसका S0 होना चाहिए और आपका जो प्राइस एट मैच्योरिटी क्या होना चाहिए S1 होना चाहिए, इसे नोट करो। सो नेक्स्ट इन डालना, एक टॉपिक कवर कर रहे हैं फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्शंस, अगेन ये आपकी बुक में कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है, बस पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं सबसे पहले कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर फर्स्ट सिनेरियो में जो कर रहा हूँ कवर कर रहा हूँ दैट इज पे ऑफ इज अ कांस्टेंट अमाउंट। पे ऑफ क्या है आपका एक कांस्टेंट अमाउंट होता है, यानी कॉल ऑप्शन देखो आपको ये तो पता है कि कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता कब है, व्हेन ST इज ग्रेटर देन K, और ST अगर K या K से कम होता है तो पे ऑफ 0 ही रहने वाला है। लेकिन यूजुअली हम पे ऑफ क्या बोलते थे, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, जितना शेयर प्राइस ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होता चला जाएगा, पर हमने बोला ऐसा ना करके हम क्या कर दे रहे हैं उसके पे ऑफ को लिमिट कर दे रहे हैं C, कि C से ज्यादा उसको पे ऑफ नहीं मिलेगा, फिक्स रहेगा C, चाहे शेयर प्राइस थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना हो जाए K से, पे ऑफ क्या रहेगा C, और कितना भी ऊपर क्यों ना चला जाए वो वैल्यू क्या रहेगी C। और मैंने बोला अगर मुझे इस कॉल ऑप्शन का फेयर प्राइस चाहिए, आपको पता बेटा फेयर प्राइस आप कैसे निकालते हो, मतलब अगर इसका फेयर प्राइस चाहिए तो आप क्या बोलो, आप सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालो, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या होगा C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ST माइनस K and we will discount it back to the current time period, we'll discount it back to the current time period, this will be the fair price of this derivative। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फेयर प्राइस इज इक्वल टू C e टू द पावर माइनस R कैपिटल T माइनस स्मॉल t टाइम्स कैपिटल फाई ऑफ D2। इफ यू रिमेंबर ST ग्रेटर देन K, इस प्रोबेबिलिटी को हम कैपिटल फाई D2 से डिनोट करते हैं। एक टाइप का ऑप्शन ये होता है जहां पे पे ऑफ इज proportional to share price, P of is proportional to share price। वहां पे पे ऑफ को इस तरीके से डिफाइन करा जाता है कि जो भी आपका शेयर प्राइस मैच्योरिटी होगा हम उसका अल्फा प्रोपोर्शन आपको दे देंगे एज अ पे ऑफ, अगर के से कम होगा तो एनीवेज आप एक्सरसाइज करोगे नहीं और कुछ आपको मिलेगा, तो ऐसे पे ऑफ को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है व्हेन पे ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू शेयर प्राइस, एक ट्रिक लिख लेना, हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हमेशा पे ऑफ को, एक होगा जैसा रेगुलर कॉल ऑप्शन होता है जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, और एक होगा जो आपने अभी ऊपर पार्ट ए में लिखा कांस्टेंट अमाउंट की तरह। कैसे ब्रेक करेंगे, मैंने बोला एक काम करते हैं, अगर मैं इसे लिखना चाहूं भाई ऐसा लिख सकता हूं ना, ये अल्फा ST है मेरा और मुझे बनाना क्या है उसके अंदर पहले रेगुलर कॉल ऑप्शन, तो मैंने बोला अल्फा ST माइनस अल्फा के प्लस अल्फा के, अगर ऐसा लिख दूं ये लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, if ST is greater than K, if ST is less than K तो 0 होने वाला है। अच्छा मैंने बोला फर्दर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि अल्फा टाइम्स ST माइनस K if ST is greater than K, 0 if ST is less than equal to K, प्लस में दिस इज अल्फा K, ये तो एनीवेज कांस्टेंट ही है, if ST is greater than K, 0 if ST is less than equal to K, ये लिखा जा सकता है। मैंने बोला इस अल्फा को अगर मैं बाहर छोड़ दूं तो दिस पोर्शन अगर इसको देखूं तो दिस मैचेस द पे ऑफ ऑफ अ रेगुलर कॉल ऑप्शन, और उसका फेयर प्राइस हम कैसे निकालते थे, अल्फा बार मल्टीप्लाई और उसको मल्टीप्लाई होने देना, तो ब्लैक सोल से अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें कॉल ऑप्शन का
तो एस टी टाइम्स कैपिटल फाई ऑफ D1 माइनस में k e to the power minus r capital T minus small t capital phi D2. This is the fair price of this regular call option multiplied by alpha, क्योंकि अल्फा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, प्लस में इसको अगर हम देखें तो दिस मैचेस द पे ऑफ, जैसा हम ए में दे रहे थे, जहां पे आपने फेयर प्राइस क्या बोला, पे ऑफ मल्टीप्लाइड बाय, जहां पे पे ऑफ क्या है अल्फा के मल्टीप्लाइड बाय e to the power minus r capital T minus small t टाइम्स कैपिटल phi ऑफ D, ये लिखा जाएगा। फर्दर अगर देखें इस ब्रैकेट को पूरा खोल दें तो ये अल्फा के और अल्फा की वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड वी विल ओनली बी लेफ्ट विद अल्फा एस टी कैपिटल फाई D1। दिस विल बी द फेयर प्राइस ऑफ योर कॉल ऑप्शन अगर शेयर प्राइस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी पे ऑफ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मेरे शेयर प्राइस के। तो मेरा फॉर्मूला खाली इतना सा रह जाता है, इसको लिखते हैं, ये आपका सीटी का फॉर्मूला है और ये आपका सीटी का फॉर्मूला है फेयर प्राइस। इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सेम तरीके से हम पुट ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट केस वही कि पे ऑफ इज अ कांस्टेंट अमाउंट, बट क्योंकि ये पुट है तो पुट का पे ऑफ होता कब है, व्हेन एसटी इज लेस देन के से कम होगा तो वो एक्सरसाइज होगा एंड सपोज जो प्राइस वहां पे मिलता है वो सी मिलता है आपको, और एसटी अगर के या के से ज्यादा है तो वहां पे ऑफ क्या होगा आपका 0 होगा। तो सिमिलरली इसका फेयर प्राइस अगर हम निकालें इस पुट ऑप्शन का तो क्या वो सी ई टू द पावर माइनस आर कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, बट अब प्रोबेबिलिटी किसकी आनी चाहिए, एस टी लेस देन के की आनी चाहिए। And if you remember, this is the probability c e to the power minus r capital T minus small t. This is the probability of capital phi minus D2. क्योंकि अगर मैं probability of st greater than equal to k को capital phi D2 बोल रहा था
तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, 1 माइनस कैपिटल फाइव ऑफ D2 और या फिर फाइव ऑफ माइनस D2, बात क्या निकल के आएगी मेरी, सेम निकल के आएगी। सिमिलरली अगर मैंने बोला मेरा पे ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू शेयर प्राइस, तो अगेन जब भी शेयर प्राइस के प्रोपोर्शनल होगा तो ब्रेक करेंगे रेगुलर पुट में, और जो ऊपर हमने कांस्टेंट वाला पार्ट देखा वो, तो पहले मैंने बोला अगर पे ऑफ को लिखा जाए तो अब ऐसा लिखा जाएगा, पे ऑफ इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ ST व्हेन ST इज लेस देन के एंड 0 इफ ST इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। क्या बोलते हैं, अच्छा रेगुलर पुट का आपका पे ऑफ क्या होता है, K माइनस ST होता है, क्या होता है आपका K माइनस ST, तो आप इसे ऐसा लिखोगे, तो उन्होंने क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि दिस इज अल्फा K माइनस अल्फा K माइनस अल्फा ST, इसको अल्फा ST लिखते हैं, अल्फा ST ये लिखा जा सकता है। देखोगे आपका पे ऑफ तो अल्फा ST बन रहा है, दिस विल बी योर पे ऑफ व्हेन ST इज लेस देन K, और ST अगर ग्रेटर देन इक्वल टू K है तो आंसर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। मतलब फर्दर अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं ना कि कांस्टेंट पे ऑफ अल्फा K व्हेन ST इज लेस देन K and 0 if ST is greater than equal to K minus alpha times K minus ST if ST is less than K and 0 if ST is greater than equal to K. So this becomes my regular put. ये क्या आ गया मेरा, रेगुलर पुट ऑप्शन आ गया, जिसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, और ये मेरा कौन सा केस बन गया, ऊपर वाला। तो मैंने बोला अगर मुझे इसका फेयर प्राइस PT कैलकुलेट करना है तो क्या ये अल्फा K e टू द पावर माइनस R कैपिटल T माइनस स्मॉल t कैपिटल फाइव ऑफ माइनस D2 ये लिखा जा सकता है, माइनस में अल्फा टाइम्स रेगुलर पुट का प्राइस क्या होता है, K e टू द पावर माइनस R कैपिटल T माइनस स्मॉल t कैपिटल फाइव ऑफ माइनस D2 माइनस में ST टाइम्स कैपिटल फाइव ऑफ माइनस D1, ये आपका रेगुलर पुट का ब्लैक शोर से प्राइस निकल के आता है। आप इसे अगर ब्रैकेट्स को खोल देते हो तो यू विल बी लेफ्ट विद ST टाइम्स कैपिटल फाइव ऑफ माइनस D2, दिस विल बी द प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन इन केस योर पे ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू द शेयर प्राइस। इसे और नोट करो, ये D1 होगा, D2 लिख दिया मैंने, दिस शुड बी D1 है, दिस आल्सो बी
तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल यूरोपियन कॉल स्टाइल कॉल ऑप्शन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पे ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, कि आपका पे ऑफ ये है, ठीक है, where ST is this underlying stock price at time t. So you may assume that the continuously compounded risk-free rate R is 5% per annum, volatility is 50% per annum, यानी सिग्मा है आपका, no dividends are payable on the stock, and that the Black-Scholes formula holds for the pricing vanilla European call option. vanilla नाम से आपको घबराना नहीं, ये नॉर्मल यूरोपियन कॉल ऑप्शन की बात कर रहा है। Can I explain how the special call option above can be constructed as a portfolio of vanilla European call option? कि इसमें से क्या आप तोड़ के नॉर्मल कॉल ऑप्शन को अलग कर दो और स्पेशल को क्या कर दो, अलग कर दो। ये आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये वो देखना चाहता है। तो पे ऑफ हमारा ये दिया हुआ है, पे ऑफ लिखेंगे यहाँ पे कि अगर मेरा शेयर का प्राइस 100 से कम होता है तो पे ऑफ क्या होगा, 0 होगा। अगर 100 या 100 से ज्यादा है लेकिन 200 से कम है, उस केस में ST माइनस 100 हो जाएगा। और अगर 200 से ज्यादा हो जाता है तो अगर मेरा शेयर प्राइस 200 से ज्यादा हो जाता है तो 1.5 ST माइनस 200, दिस विल बी माय पे ऑफ। तो फंक्शन देख के सबसे पहले आपको यह समझना है कि 100 से नीचे तो पे ऑफ है ही नहीं, यानी आपका स्ट्राइक प्राइस एक तो 100 है फॉर श्योर। यानी क्या मैं पे ऑफ को ऐसा लिख दूं, अगर प्लीज ध्यान से देखना, कि पे ऑफ विल बी 0 इफ ST इज लेस देन 100 and if ST is greater than equal to 100 then payoff is ST minus 100। खाली सपोज मैंने इतना पार्ट लिख दिया। तो इसमें से जो आपका 1.5 ST minus 200 था, इसमें से अगर मैं ST minus 100 को अलग कर देता तो what I will be left with 0.5 ST minus में 100, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब प्लस में my payoff will be 0 payoff will be 0 if ST is less than 200। प्लीज ध्यान समझना इस बात को। और ST अगर 200 से ज्यादा हो जाता है, उस केस में जो आपका पे ऑफ होगा दैट विल बी 0.5 ST माइनस में 100। अब दोनों को ऐड करके देखो क्या आप ऊपर वाले पार्ट को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर 100 से कम होता है तो यहाँ 200 से कम है तो 100 से ऑब्वियसली कम होगा, तो 0 आएगा पे ऑफ। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कम है तो 200 से ऑब्वियसली कम होगा, तो ये दोनों पे ऑफ हमारे मैच कर रहे हैं। अगर 100 से ज्यादा है, अगर 100 से क्या है ज्यादा हो जाता है लेकिन 200 से कम हो जाता है, तो क्या पे ऑफ यही रहने वाला है, क्योंकि यहां से आपको क्या ऐड होने को मिलेगा, 0 ऐड होने को मिलेगा 100 से 200 में। तो आई एम एबल टू रेप्लिकेट दिस। 200 से अगर ज्यादा हो जाता है तो ये पे ऑफ ST माइनस 100 रहेगा, प्लस इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा, तो आई विल बी एबल टू गेट दिस। एंड इफ आई सी, तो दिस इज नथिंग बट माय रेगुलर कॉल ऑप्शन, regular call option with strike price K is equal to 100, and this is my special call option with strike price K is equal to क्या आपका 200। इसको नोट करो, फिर इसकी प्राइसिंग देखते हैं। अच्छा, अब इस स्पेशल वाले पार्ट को भी देखें तो ऐसा भी लिखा रह सकता है स्पेशल वाले पार्ट को, कि ये जो 0.25 माइनस 100 आपने लिखा है, दिस इज एक्चुअली 0.5 टाइम्स ऑफ ST माइनस 200। तो इस स्पेशल में है क्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज हाफ कॉल। अगर ST माइनस 100 पूरा होता तो 1 कॉल, हाफ कॉल ऑप्शन विद K इज इक्वल टू 200। ये इसको लिखने का एक बेटर वे मेरे सामने आ गया, क्योंकि प्राइसिंग में मुझे ज्यादा मेहनत अब करनी नहीं है। सेकंड पार्ट में कहता है using portfolios in one otherwise calculate the value of the special call option with 6 months to expiry and the current share price of 120।
यानी ये पूरे टोटल को आप क्या बोल रहे हो, ये स्पेशल का पे ऑफ है, मुझे इसको प्राइस करना है। तो रेगुलर वाले को तो हम ब्लैक-शॉर्ट्स फॉर्मूला से डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसे, st टाइम्स ऑफ कैपिटल फाई d1 माइनस में k e टू द पावर माइनस r कैपिटल t माइनस स्मॉल t कैपिटल फाई ऑफ d2, एंड व्हेन आई विल बी इवैल्यूएटिंग दिस द k दैट आई विल बी यूजिंग शुड बी क्या आपका 100 होना चाहिए, कैपिटल T माइनस स्मॉल t कितना होना चाहिए आपका 6/12 होना चाहिए, और इस k की वैल्यू से आप d1 d2 इवैल्यूएट करोगे, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं यहाँ पे। प्लस मैंने बोला दिस इज हाफ कॉल ऑप्शन, तो हाफ प्राइस होगा इसका, तो st टाइम्स कैपिटल फाई ऑफ d1 डैश लिख दे रहा हूं, क्योंकि जैसे k अलग होगा तो मेरा d अलग निकलेगा ना भाई, माइनस में k डैश e टू द पावर माइनस r कैपिटल T माइनस स्मॉल t कैपिटल फाई ऑफ d2 डैश, जहां पे k डैश से मेरा मीनिंग क्या है 200, और उसके बेसिस पर ही आप क्या करोगे, सारी चीजों को इवैल्यूएट करोगे, एंड दिस विल बी द प्राइस ऑफ योर स्पेशल कॉल ऑप्शन फाइनली, जो आप इवैल्यूएट करके ला सकते हो। इसे चलो एक काम करके इकट्ठा ही नोट करना। फिर कहता है इवैल्यूएट द डेल्टा ऑफ स्पेशल कॉल ऑप्शन, कब, व्हेन करंट शेयर प्राइस इज 150 एंड करंट शेयर प्राइस इज 250, उस केस में आप दोनों का डेल्टा इवैल्यूएट करो। तो हमने बोला डेल्टा ऑफ स्पेशल कॉल ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑफ नॉर्मल कॉल जो आपने एक लिखी है, प्लस में हाफ कॉल, हाफ टाइम्स जो भी आपका डेल्टा इसका निकल के आया। अब यहां पर आता है बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ यू रिमेंबर मैं आपको बार बार बोलता रहा था डेल्टा लिखो, फाई लिखो या कैपिटल फाई d1 लिखो, बात एक ही है। अब डेल्टा को इवैल्यूएट करने के लिए छोटा सा रिजल्ट काम आएगा आपको, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज कैपिटल फाई ऑफ d1, जो भी d1 मेरा इस पार्ट से निकला होगा, प्लस में 0.5 टाइम्स ऑफ कैपिटल फाई d1 डैश, जो आपने इस वाले पार्ट से क्या करा होगा, इवैल्यूएट करा होगा, तो ये निकल के आ जाएगा डेल्टा ऑफ माय स्पेशल कॉल ऑप्शन, जो फाइनली दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट पार्ट। एक छोटी चीज और, यहाँ पे आपको दो आंसर्स निकालने बता देता हूँ फिर से, क्योंकि आपको जो डेल्टा स्पेशल निकालना है, एक बार एस नॉट की जगह क्या रख के निकालना है, 150 निकालना है, और एक बार एस नॉट की जगह क्या पुट करके निकालना है, 250 पुट करके निकालना है। यानी आपके पास इसके भी दो आंसर्स आएंगे, इसके भी दो आंसर्स आएंगे, और इसके भी दो आंसर्स आएंगे, और आगे वाले पार्ट में वो दोनों आंसर्स यूज होते जाएंगे। अब आप इसे नोट करें। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो लास्ट पार्ट में बाय कंसीडरिंग द चेंजेस इन डेल्टा, जब आपने क्या करा, एस नॉट को 150 और 250 करा फॉर द स्पेशल कॉल ऑप्शन एंड फॉर अ सिंपल कॉल ऑप्शन, यानी वो कह रहा है जब आपने इस वाले के लिए दो डेल्टा निकाले और इस वाले के ये जो डेल्टा निकाले, उनके बेसिस पे कमेंट करो ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ गामा फॉर दीस टू ऑप्शन एंड द इंप्लीकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग हेजिंग स्ट्रेटजीज। तो आपको करना क्या, पहले मैं बता देता हूं। आपने डेल्टा निकाला स्पेशल वाला व्हेन शेयर प्राइस वाज 250, इसको डिवाइड कर दो डेल्टा स्पेशल वाला व्हेन शेयर प्राइस इज 150। तो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, मैं ये देख रहा हूं व्हाट इज द चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन शेयर प्राइस। मैं रिलेटिव चेंज देख रहा हूं, व्हाट विल बी द चेंज इन माय वैल्यू ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन शेयर प्राइस, एंड दिस इज नथिंग बट गामा। दिस विल गिव मी गामा ऑफ स्पेशल कॉल, दिस विल गिव मी गामा ऑफ स्पेशल कॉल। सिमिलरली मैं निकालूंगा डेल्टा ऑफ नॉर्मल कॉल व्हेन शेयर प्राइस वाज 250 एंड डेल्टा ऑफ नॉर्मल कॉल व्हेन शेयर प्राइस वाज 150, सो दिस विल गिव मी गामा ऑफ नॉर्मल कॉल ऑप्शन। और गामा के बेसिस पे हम क्या कमेंट करते हैं, मान लो स्पेशल का गामा ज्यादा आ जाता है, मुझे पता नहीं आंसर क्या आएगा, वो आप इवैल्यूएट करोगे। हमें ये पता है कि जितना ज्यादा गामा होता है उतना फ्रीक्वेंटली हमें क्या करना पड़ता है, रीबैलेंसिंग करनी पड़ती है। तो हम क्या बोलते हैं, उस पोर्टफोलियो का जिसमें गामा बहुत ज्यादा आता है वहां रीबैलेंसिंग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड होती है। तो अब आप यहां से देख सकते हो जिसका गामा ज्यादा आ रहा होगा, आप बोलोगे उसके पोर्टफोलियो में मुझे ज्यादातर किसकी जरूरत पड़ेगी, रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। वो पार्ट आप क्या कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।
नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं।